आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, शानदार होंगे। देखिए, सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत-बहुत स्वागत है, हार्दिक इस्तकबाल है आप सभी का। काजल चौधरी जी हैं, कुलदीप कुमार हैं, पूनम राज हैं, श्रेया जी हैं, अंबुल हैं, अंजलि जी हैं, संदीप कुमार हैं, शिवम त्यागी हैं, आकाश यादव हैं, रविता धनखड़ जी हैं, सुमंगला जी हैं, वैष्णवी मिश्रा हैं, ममता भाटी हैं, सत्यम तिवारी हैं, अमन सोनकर जी हैं, मुकेश यादव हैं, अन्नू जी हैं, सोनी हैं, ज्ञानचंद जी हैं, उमाकांत जी हैं, सुरभि हैं, संदीप पाल जी हैं और गुड्डू तिवारी हैं, मनीष शर्मा जी हैं, खुशी सिंह हैं, सुनीता मीना हैं, कोमल जी हैं हमारे साथ, कुलदीप कुमार हैं, रोहित कुमार जी हैं, सभी का स्वागत है। चलिए आज ठीक है 1 से 2 मिनट आपसे बातें कर लें, उसके बाद फिर हम क्लास को आगे चलाएंगे। देखिए हमारे लिए वास्तव में ये बहुत अच्छी बात नहीं है कि हम मौर्य काल पर ठीक है आज ये हमारा छठा लेक्चर है। मैं बोलता हूँ कि हम जब किसी भी डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं तो मैक्सिमम 3 लेक्चर होने चाहिए। अगर लेक्चर 1 घंटे से ऊपर के हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, उसमें मेरा भी दोष है और वो ये है कि बच्चे मेरी भी तबीयत खराब रही और तबीयत पे किसी का देखो कोई जोर होता है नहीं, है ना। लेकिन मैंने पूरी भरपूर कोशिश की कि कभी भी आपकी क्लास मिस ना हो जाए। और हमारे इस LT ग्रेड के बैच में अगर सबसे कम ठीक है छुट्टियां होती हैं, सबसे कम अगर कोई भी क्लास मिस होती है तो वो SST वाले बैच की है। सबसे अच्छे अगर रिव्यूज़ हैं, सबसे अच्छी रेटिंग अगर किसी की है तो वो SST वाले बैच की है, ठीक है। और उसका श्रेय आप सब लोगों को जाता है क्योंकि मेरा सौभाग्य है कि मुझे इतने अच्छे बच्चे मिले, इतने अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स मिले, ठीक है। तो इसके लिए मैं आप सभी लोगों के लिए देखो ठीक है एक गिफ्ट प्लान कर रहा हूँ बहुत जल्दी, और वो गिफ्ट ये है कि मैं आपको PYQ सेशन कर रहा हूँ यूट्यूब पर। लेकिन उसके लिए मुझे ठीक है पूछना पड़ेगा मैनेजमेंट से, ठीक है। मेरे हाथ में नहीं होता बच्चे, आप लोग कहते हैं ना कि सर आप ये कर दीजिए वो कर दीजिए, बच्चे मेरे हाथ में नहीं होता, मुझे पूछना पड़ेगा कि क्या परमिशन है। और अगर परमिशन मिलती है मुझे तो फिर मैं यूट्यूब पर PYQs मतलब जितने भी चैप्टर्स आपके हो गए, जितने भी टॉपिक आपके हो गए, उन सभी टॉपिक के हम PYQs ठीक है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है। और जब हम उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराएंगे तो बड़ा स्वाभाविक है बहुत आनंद आएगा, ठीक है। मतलब एक तरफ तो आपकी तैयारी हो ही रही है, आपके लेक्चर्स हो ही रहे हैं क्लियर, और दूसरी तरफ आपको रिवीजन भी करने को मिल रहा है, वो भी ठीक है PYQ के फॉर्म में। तो मतलब एक कंप्लीट आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो ये मैं आपसे कहना चाहता था, ठीक है। अब उसके लिए मैं पूछूंगा, आज ही मेरे दिमाग में आइडिया आया और मुझे बहुत अच्छा आइडिया लगा ये कि हाँ भाई ठीक है हम इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। आइए तो इसके बाद हम मौर्यकाल के बारे में आज बात करेंगे, ठीक है। सभी का स्वागत है। तो प्लीज सब लोग बताएंगे सर अशोक ने 8वीं ईयर में कलिंग वार किया था। अदिति आपने गलत पढ़ा है, जहां पर भी आपने पढ़ा है ठीक है, जो भी मैंने पढ़ा दिया एक बात ध्यान रखना बच्चे। देखो मैं ये बात नहीं कहूंगा कि मैं बहुत बड़ा कोई विद्वान हूँ, है ना, क्योंकि ऐसा कहना गलत भी है क्योंकि मैं भी लगातार पढ़ रहा हूँ चीज़ों को। लेकिन अगर पता है मुझे कोई भी चीज़ पता नहीं होगी, क्योंकि GS जैसे विषय, SST जैसा वाइड विषय मैं पढ़ा रहा हूँ, इस उम्र पे आमतौर पर ठीक है चारों विषय पढ़ा पाने की बहुत सारे लोग हिम्मत नहीं कर पाते। और वो ठीक है मैं ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ ईश्वर का कि मेरी स्टडी ऐसी हुई कि मैं पढ़ा पा रहा हूँ, ठीक है। इसमें ठीक है मैं बस एक संयोग मानूंगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा योगदान मेरी मेहनत का है और बहुत ढेर सारा आशीर्वाद सरस्वती माँ का है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ बच्चे कि मैं कभी कोई गलत फैक्ट नहीं बताऊंगा, मुझे नहीं आता, ठीक है। अगर तो मैं अगले दिन रिसर्च करके, अगले दिन गूगल करके या किताबें को पढ़ के मैं आपको बता दूंगा कि भाई सही ये है, लेकिन मैं गलत नहीं बताऊंगा आपको। और कभी मुझसे कुछ गलत हो भी जाता है, हो जाता है, हम सब इंसान हैं, तो मैं उसे करेक्ट करा दूंगा, ठीक है। ये मेरी खासियत है मेरे प्यारे बच्चे। लेकिन मैं आर्ग्यूमेंट नहीं करूंगा आपसे, देखिए आप इस बात को देख लें। तो इसलिए आपने अभी तक देखा इतने सारे लेक्चर्स आपने ले लिए, देखिए लगभग 1 महीने की क्लासेस होने को आई। आपने एक बात तो मेरे बारे में जान ली होगी कि आर्ग्यूमेंटेड नहीं है टीचर, देखिए। दूसरा, टीचर ऐसा कोई घमंडी नहीं है या इतना बहुत ज़्यादा कि यार मुझे इतने विषय आते हैं इतना डिटेल इतने डेप्थ में जाके, ठीक है, वो भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं खुद ये बात मानता हूँ कि आप मुझसे भी अच्छे टीचर बन सकते हैं अगर आप इतनी मेहनत करेंगे तो। अगर आप लगातार इन लेक्चर्स को लेंगे, इनका रिवीजन करेंगे, तो आप ठीक है कहीं मुझसे बेहतर टीचर बनेंगे। आप में वो क्षमता है सभी लोगों में, ठीक है। ओके जी। नहीं, LT में बेटा करंट अफेयर नहीं आएगा, वो GS वाला जो 30 नंबर का पोर्शन है उसमें 1-2 सवाल आने के चांसेस है करंट अफेयर के। बाकी का SST में आपका यही 2 विषय आएंगे जिनको भी आप चूज करते हैं जी, ठीक है।
ओके, ढेर सारा प्यार। बेटा देखो, जब तक स्टूडियो में हूँ मैं ब्लैक डिस्प्ले पे नहीं पढ़ा सकता। क्यों? क्योंकि ये स्टूडियो के नॉर्म्स है। ठीक है, स्टूडियो में ठीक है हमें इसी बैकग्राउंड पे चलना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं घर गया फिर मैं किसी की नहीं मानने वाला, फिर मैं आपको ब्लैक स्टूडियो पे पढ़ा दूंगा। लेकिन ये बात, ठीक है, ये बात आप सभी को बहुत सीक्रेट रखनी है, ठीक है ना। बस कल कल का लेक्चर हो रहा है जो मुझे यहाँ से लेना है, क्योंकि कल मीटिंग होंगी बच्चे, है ना। और कल मीटिंग होंगी तो ऐसा भी हो सकता है कल शायद आपकी कोई क्लास ना भी हो, ये भी है। ठीक, क्लियर है, क्योंकि सैटरडे का दिन आपको पता है मीटिंग का होता है। लेकिन मैं ग्रुप में आपको ठीक है सूचित कर दूंगा। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग ठीक है टेलीग्राम ग्रुप में जरूर शामिल हो। जो टेलीग्राम हमारा डाउट ग्रुप है, ठीक है। और वो डाउट ग्रुप आपको कहाँ मिलेगा? जब आपने बैच को लिया है ना, जब आपने बैच लिया है तो वहीं पर आपको टेलीग्राम डाउट ग्रुप मिलेगा। ठीक है, डाउट ग्रुप, ठीक है। आप सभी लोग टेलीग्राम डाउट ग्रुप ठीक है जरूर ज्वाइन करें। उससे क्या है कि फर्दर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ क्लासेस के रिगार्डिंग। कुछ नया अगर मैं कुछ लेकर आने वाला हूँ आप लोगों के लिए वो बता सकता हूँ, या मैं किसी दूसरे सेगमेंट में अगर कोई विषय पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पर किसी भी विषय की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ तो मैं उसका लिंक डाल सकता हूँ कि आप यहाँ पर आकर उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम डाउट ग्रुप को सभी ज्वाइन करें। सभी ज्वाइन करें जो भी हमारे एसएसटी ठीक है पेड बैच के स्टूडेंट है, वैसा भी। ठीक है, मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, ये बात आप सभी बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आइए अब हम चलते हैं ठीक है अपने लेक्चर की तरफ। मौर्य प्रशासन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, और जब मौर्य प्रशासन के बारे में बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य के 7 अंग होते हैं। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में राज्य के 7 अंग बताए हैं, और कौटिल्य ने जो राज्य के 7 अंग बताए हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं? सप्तांग के नाम से जानते हैं उनको, सप्तांग के नाम से जानते हैं। ये बात आप सभी को समझ में आ रही है? उनको क्या कहते हैं? सप्तांग कहते हैं। तो कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में 7 अंग बताए हैं। सप्तांग, सप्तांग में कौन है? राजा है, राजा के मंत्री हैं, राजा है, राजा के मंत्री हैं। ठीक है, इसके बाद ठीक है राजा का दुर्ग है, जनपद को भी छोड़ देना, राजा है, राजा के मंत्री, और वो दुर्ग में रहते हैं, दुर्ग का खर्चा चलाने के लिए कोष है। ठीक है, फिर उसके बाद राजा के कुछ वैदेशिक संबंधी हैं जो कि राजा के मित्र हैं। ठीक है, मित्र हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना बच्चे। फिर सेना है, कोष है, और उसके बाद क्या है? जनपद है। तो ये राज्य के बच्चे क्या है? 7 अंग हैं जिनको सप्तांग कहा गया है। ये बात समझ में आई आपको बहुत अच्छे से? यहां तक हम देख चुके थे। अब राजा केंद्रीय प्रशासन का प्रमुख या प्रधान होता है, राजा केंद्रीय प्रशासन का प्रमुख या प्रधान होता है, और प्रत्येक केंद्रीय अधिकारी की नियुक्ति से पहले उसके चरित्र का परीक्षण किया जाता था। प्रत्येक केंद्रीय अधिकारी की नियुक्ति के पहले जो उसके चरित्र का परीक्षण किया जाता था उसको मेरे प्यारे बच्चे हम लोग किस नाम से जानते थे? बोलो मेरे छोटे बहन भाइयों, उसको उपधा परीक्षण के नाम से जानते थे। किस नाम से? उपधा परीक्षण के नाम से जानते थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, उपधा परीक्षण। किसी भी अधिकारी की नियुक्ति के पहले उसकी चरित्र की देखरेख करना क्या कहलाता था? उपधा परीक्षण कहलाता था। और केंद्रीय प्रशासन का प्रमुख या सर्वोच्च कौन होता था? राजा। फिर इसके बाद मंत्रियों में, मंत्रियों की ये श्रेणियां थी। मंत्रियों में प्रधानमंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, ये सबसे ज्येष्ठ मंत्री थे, सबसे बड़े वाले मंत्री थे। मंत्रियों में प्रधानमंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, ये सबसे बड़े वाले मंत्री थे। फिर मंत्री परिषद, लेकिन जिसमें विभिन्न अन्य मंत्री आएंगे, और राजकीय सेना को सेना भक्त कहा जाता था या भक्त कहा जाता था, जो राजकीय सेना होती थी। यहां तक हमने देख लिया था। अब कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में 26 अध्यक्षों का उल्लेख किया है। देखिए ध्यान रखना, ये मैंने बताया था और मैंने आपको बोला था लास्ट लेक्चर में कि बच्चे इस अध्यक्ष का काम ये है, जैसे कोषाध्यक्ष तो वह राजकीय वित्त का अध्यक्ष है, आकार अध्यक्ष वह कानून का अध्यक्ष है, लोह अध्यक्ष वह लोहे के उपकरणों का अध्यक्ष है, लक्षण अध्यक्ष वह टकसाल का अध्यक्ष है। मैंने आपको बोला था, आप लोग में से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर हम लिख नहीं पाए थे, कोई बात नहीं, आज आप लिख लेना। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 26 अध्यक्षों का उल्लेख किया गया है मेरे प्यारे बच्चे। कितने का? 26 अध्यक्षों का उल्लेख है। किसमें? कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में 26 अध्यक्षों का उल्लेख किया है। और इन अध्यक्षों को यूनानी लेखकों ने क्या कहा है? मजिस्ट्रेट कहा है इन अध्यक्षों को। देखिए यूनानी लेखक इन अध्यक्षों को मजिस्ट्रेट कहते हैं कि ये मैजिस्ट्रेट हैं। ठीक है, तो इन अध्यक्षों को यूनानी लेखकों ने क्या कहा है? मजिस्ट्रेट कहा है। अब इसमें से देखो, कोषाध्यक्ष जो राजकीय वित्त का अध्यक्ष होगा, देखो नाम से क्लियर है, कोषाध्यक्ष
ठीक है। जो राजकीय वित्त का अध्यक्ष है वो कोषाध्यक्ष है, जो राजकीय वित्त का अध्यक्ष है। आकाराध्यक्ष जो खान का अधीक्षक है, खान के अधीक्षक को आप क्या बोलेंगे, आकाराध्यक्ष बोलेंगे। ठीक है, खान के अधीक्षक को आप क्या बोलेंगे, आकाराध्यक्ष बोलेंगे। लोहाध्यक्ष जो लोह निर्मित उपकरणों का अध्यक्ष है वह लोहाध्यक्ष है, लोह निर्मित उपकरणों का अध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष मतलब जो टकसालों का, टकसाल मतलब जहां पर, ठीक है, सिक्कों को ढाला जाता है उसको टकसाल बोलते हैं। तो जहां पर सिक्कों को ढाला जाता है उसको क्या बोलेंगे बच्चे, उसको टकसाल बोलेंगे। जहां पर सिक्कों को ढाला जाता है उसको क्या बोलेंगे, टकसाल। तो टकसाल के अध्यक्ष को हम क्या बोलेंगे, लक्षणाध्यक्ष बोलेंगे, जो टकसाल का अध्यक्ष होगा। फिर लवणाध्यक्ष, लवण मीन्स नमक, तो ये नमक विभाग का अध्यक्ष होगा, लवणाध्यक्ष। सुवर्णाध्यक्ष ये सोने की देखरेख करने वाला अधिकारी होगा। कुप्याध्यक्ष, तो कुप्या का मतलब होता है वन, तो जो वन विभाग का अध्यक्ष है उसको क्या बोलेंगे, वन विभाग के अध्यक्ष को हम कुप्याध्यक्ष बोलेंगे। ठीक है ना, वन विभाग के अध्यक्ष को हम क्या बोलेंगे, उपाध्यक्ष बोलेंगे। फिर पण्याध्यक्ष, पण्य का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, सरकारी व्यवसाय। ठीक है, जो बनिया है वो पण्य है, ये ध्यान रखना। पणी, पणी वनिया को बोला जाता है। तो जो सरकारी व्यवसाय का अध्यक्ष है उसको पण्याध्यक्ष बोलेंगे। सरकारी व्यवसाय के अध्यक्ष को क्या बोलेंगे, सरकारी व्यवसाय के अध्यक्ष को बच्चे हम पण्याध्यक्ष बोलेंगे। ये बात समझ में आ रही है ना सभी को। ठीक है, पणी का मतलब होता है व्यवसायी, पणी का मतलब होता है व्यापारी। सुनाध्यक्ष मैंने बताया था, जो कसाई खाने का अध्यक्ष है, सुनाध्यक्ष। शून्य का मतलब होता है कसाई खाना। ठीक है, शून्य का मतलब होता है कसाई खाना, शून्य का मतलब कसाई खाना। तो जो कसाई खाने का अध्यक्ष है वो सुनाध्यक्ष है। सीताध्यक्ष, कृषि विभाग या राजकीय भूमि का अध्यक्ष सीताध्यक्ष है। ठीक है, कृषि विभाग या राजकीय भूमि का जो अध्यक्ष है वो क्या है, सीताध्यक्ष। कृषि विभाग राजकीय भूमि का अध्यक्ष सीताध्यक्ष है। पौतवाध्यक्ष, मापतोल विभाग के अध्यक्ष को पौतवाध्यक्ष कहेंगे, जो मापतोल विभाग का अध्यक्ष है उसको पौतवाध्यक्ष के नाम से जाना जाता है। नवाध्यक्ष जो पशु निरीक्षण विभाग का अध्यक्ष है उसको नवाध्यक्ष कहेंगे। विविताध्यक्ष जो चारागाह विभाग का अध्यक्ष है उसको विविताध्यक्ष कहेंगे। गविकाध्यक्ष जो सेना के विभिन्न विभागों का अध्यक्ष है उसको गविकाध्यक्ष, जो सेना के विभिन्न विभागों का अध्यक्ष है। संस्थाध्यक्ष जो बाजार का अध्यक्ष है। और देवाध्यक्ष जो मंदिरों का अध्यक्ष है बच्चे, जो मंदिर, देवालय, पूजा स्थानों का प्रमुख है। अब देखो हम नगर प्रशासन, ये ध्यान रखना, कोई भी नगर है मौर्य काल में तो बेटा उस संपूर्ण नगर का प्रशासन 6 समितियां चलाती थी। ठीक है, कोई भी नगर है तो संपूर्ण नगर का प्रशासन 6 समितियां चलाती थी। ये 6 समितियां हैं, कौन कौन सी, शिल्पकला समिति, ठीक है, वैदेशिक समिति, जनसंख्या समिति, वाणिज्य समिति, वस्तु निरीक्षण समिति और कर समिति। आ रही है बात सभी को समझ में। तो संपूर्ण नगर का प्रशासन ये 6 समितियां चलाती थी। ठीक है जी, कौन कौन सी समितियां, शिल्पकला समिति। शिल्पकला समिति नाम से ही क्लियर है कि वही जो उद्योग व शिल्प कार्य का निरीक्षण करती हो उसको शिल्पकला समिति कहेंगे, क्योंकि नगरों में, ठीक है, बहुत अधिक मात्रा में उद्योग व शिल्प कार्य होते हैं। नगरों में बहुत अधिक मात्रा में उद्योग व शिल्प कार्य होते हैं, बोलो होते हैं कि नहीं। तो वो समिति भैया जो उद्योग व शिल्प कार्यों को करती हो तो उसको आप शिल्पकला समिति कहेंगे। जो समिति बच्चे विदेशियों की देखरेख, ठीक है, कोई भी विदेशी अगर उनके राज्य में आता है तो उनका, ठीक है, सत्कार करना, उनकी देखरेख करना, वैदेशिक समिति। इसके बाद जन्म मृत्यु का पंजीकरण आज भी होता है बेटा नगरों में, आज भी जन्म मृत्यु रजिस्ट्रार होता है नगरों में। अगर आप जाएंगे तो किसी का जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है या कोई, ठीक है, किसी का मृत्यु प्रमाण पत्र, तो आपको नगर पालिका जाना पड़ता है, नगर पालिका के ऑफिस में, म्यूनिसिपालिटी के ऑफिस में। तो देखो जनसंख्या समिति भी थी जो जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन करती थी। वाणिज्यिक समिति थी जो व्यापार और वाणिज्य की देखरेख करती थी। वस्तु निरीक्षण समिति जो विक्रय का निरीक्षण करती थी कि भैया वस्तु निरीक्षण समिति की वस्तु की क्वालिटी अच्छी है या नहीं, ठीक है, और अगर वस्तु की क्वालिटी बेहतर है तो ठीक है, उसका जो विक्रय हो रहा है उससे संबंधित सभी निरीक्षणों को करेगी। जो उसका विक्रय हो रहा है, विक्रय से संबंधित सभी निरीक्षणों को करेगी, वह वस्तु निरीक्षण समिति है। कर समिति, कर समिति जो है वो बिक्री कर एवं चुंगी कर वसूलेगी। बिक्री कर एवं चुंगी कर वसूलेगी कौन, कर समिति। तो यहां पर आप देखेंगे टोटल 6 समिति है, हर एक समिति में 5 सदस्य होंगे। देखिए 6 समितियां हैं, हर एक समिति में 5 सदस्य होंगे। तो इसलिए बेटा समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, ठीक है, 30। मतलब ये 30 सदस्य जो हैं, ये ध्यान रखना, 30 सदस्य संपूर्ण नगर का प्रशासन चलाएंगे। ये जो 30 सदस्य हैं, ये 30 सदस्य भैया जी संपूर्ण नगर का प्रशासन चलाते हैं। ये ध्यान रखना है, ये जो 30 सदस्य हैं, ये 30 सदस्य संपूर्ण नगर का प्रशासन संचालित करते हैं।
संपूर्ण नगर का प्रशासन संचालित करते हैं। ये 30 सदस्य। आ रही है बात समझ में? तो संपूर्ण नगर का प्रशासन चलाएंगे भैया जी कितने सदस्य? ये 30 सदस्य। ये संपूर्ण नगर का प्रशासन चलाएंगे, ये 30 सदस्य होंगे। उम्मीद करता हूं कि बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब न्याय व्यवस्था, मैंने बताया 2 प्रकार के न्यायालय हैं, एक फौजदारी और एक बच्चे दीवानी न्यायालय, है ना नेहा जी? तो 2 प्रकार के न्यायालय हैं मेरे प्यारे बच्चे। एक तो होगी आपका दीवानी न्यायालय, दीवानी न्यायालय, एक होगा दीवानी न्यायालय, ठीक है, और दूसरा होगा आपका कौन सा? फौजदारी न्यायालय। तो 2 प्रकार के न्यायालय, एक दीवानी और एक फौजदारी। अभी जो दीवानी न्यायालय है, दीवानी न्यायालय में सिविल से संबंधित मामले सुने जाते हैं। दीवानी न्यायालयों में सिविल से संबंधित मामले सुने जाते हैं। जैसे दीवानी मामले बेटा, किसी का विवाह हुआ, विवाह के बाद विवाह विच्छेद हुआ, संपत्ति भूमि के उत्तराधिकार का मामला, है ना? तो संपत्ति भूमि के उत्तराधिकार का मामला, ये कैसे मामले हुए? ये दीवानी मामले हुए। आ रही है मेरी बात समझ में? तो ये दीवानी मामले हुए। इस प्रकार के मामलों की सुनवाई जो है वह धर्मस्थीय न्यायालय में की जाती है। इस न्यायालय का नाम होगा बच्चे धर्मस्थीय न्यायालय, धर्मस्थीय न्यायालय। इन्होंने गलत लिख दिया है, ठीक है, पता नहीं होगा इनको। धर्मस्थीय न्यायालय आपको दिखाई दे रहा है? धर्मस्थीय न्यायालय। अगर नहीं दिखाई दे रहा तो मैं इसके लिए पता क्या करता हूं, इसके लिए रुकिए आप, सुनो भाई, धर्मस्थीय न्यायालय में की जाती थी। इसको हम बेटा धर्मस्थीय न्यायालय बोलेंगे। दीवानी न्यायालय को क्या बोलेंगे? धर्मस्थीय न्यायालय। और फौजदारी न्यायालय को हम बोलेंगे कंटक शोधन। क्या बोलेंगे? कंटक शोधन न्यायालय। ये भी इन्होंने गलत लिख दिया। फौजदारी न्यायालय को हम कंटक शोधन न्यायालय बोलेंगे। मैं लिख देता हूं, फौजदारी न्यायालय को कंटक शोधन न्यायालय बोलते हैं, कंटक शोधन न्यायालय। आ रही है बात मेरी समझ में सभी को? जी, आ रही है समझ में बेटा? तो फौजदारी न्यायालय को हम कंटक शोधन न्यायालय बोलेंगे, ठीक है ना, और दीवानी न्यायालय को धर्मस्थी न्यायालय बोलेंगे। धर्मस्थी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा जिसको हम लोग बोलेंगे व्यवहारिक या धर्मस्थ। ठीक है, धर्मस्थी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश क्या होगा? व्यवहारिक या धर्मस्थ। तो ये गलत लिखा है, व्यवहारिक या धर्मस्थ इसका मुख्य न्यायाधीश होगा। मैं ऊपर कर देता हूं, ओहो सॉरी, ऊपर जाएगा ही नहीं है, चलो तो मैं नीचे लिख देता हूं। इसका मुख्य न्यायाधीश होगा बेटा धर्मस्थ या फिर व्यवहारिक, धर्मस्थ अथवा व्यवहारिक, धर्मस्थ या व्यवहारिक। ये धर्मस्थ या व्यवहारिक मेरे प्यारे बच्चे क्या करेगा बताओ? ये धर्मस्थ या व्यवहारिक मेरे प्यारे बच्चे क्या करेगा मुझे बताओ? तो ये दीवानी संबंधी मामलों की बेटा सुनवाई करेगा। ये दीवानी संबंधी मामलों की सुनवाई करेगा। जैसे ठीक है, विवाह, विवाह विच्छेद, इससे संबंधित जो भी मामला हो उसकी सुनवाई ये करेगा। कंटक शोधन मतलब फौजदारी। ठीक है, आपने सुना होगा कि भाई कोई फौजदारी मैटर हो गया। फौजदारी मामले का मतलब होता है हत्या, लूट, डकैती, चोरी, इनसे संबंधित मामला फौजदारी मामला है। तो फौजदारी मामला जो होता है ना बच्चे, इसकी जो सुनवाई करेगा उस न्यायाधीश को मेरे प्यारे बच्चे हम लोग प्रदेष्टा बोलेंगे। ये सही लिखा है, उसको क्या बोलेंगे? प्रदेष्टा बोलेंगे। उसको प्रदेष्टा बोला जाता है, वह प्रदेष्टा कहलाता है। बस इतना ध्यान रखना कि कंटक शोधन न्यायालय का मुख्य कौन है? प्रदेष्टा। बस फौजदारी न्यायालय को क्या? कंटक शोधन न्यायालय, कंटक शोधन न्यायालय। कंटक शोधन न्यायालय का प्रमुख कौन है? कंटक शोधन न्यायालय का प्रदेष्टा। कंटक शोधन न्यायालय का प्रमुख कौन है मेरे प्यारे बच्चे? प्रदेष्टा। मेरी बात समझ में आ रही है? प्रदेष्टा। और यहां पर है दीवानी न्यायालय। दीवानी न्यायालय को क्या कहेंगे बच्चे हम? व्यवहारिक, व्यवहारिक या धर्मस्थ, व्यवहारिक या धर्मस्थ। ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। और इसका प्रमुख कौन होगा बताओ बच्चे? इसका प्रमुख कौन होगा? धर्मस्थ ही। ठीक है, ध्यान रखना, इसका प्रमुख धर्मस्थ ही होगा, धर्मस्थ ही होगा।
न्यायालय का नाम भी धर्मस्थ या व्यवहारिक न्यायालय, प्रमुख भी धर्मस्थ या व्यवहारिक। यहाँ पर कंटक शोधन न्यायालय प्रमुख प्रदेष्टा होगा। चलिए ठीक है, अभी क्या है, ठीक है ना, ये होगा बेटा विष्णुगुप्त के अनुसार, ठीक है, ये कौटिल्य विष्णुगुप्त है, कोई बात नहीं। तो बेटा विष्णुगुप्त जो है, विष्णुगुप्त मतलब कौटिल्य मतलब चाणक्य, एक ही बात है, चाहे आप इन्हें विष्णुगुप्त कह दीजिए या फिर आप इन्हें कौटिल्य कह दीजिए या फिर आप इन्हें क्या बोल दीजिए, चाणक्य बोल दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चे, जो विष्णुगुप्त जी हैं, विष्णुगुप्त के अनुसार न्याय देने से पहले 4 बातों का ध्यान रखा जाता था। क्या? एक तो धर्म का, ठीक है, ये ध्यान रखा जाता था, दूसरा व्यवहार का, तीसरा चरित्र का और चौथा शासन का। ये ध्यान रखना, ये कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में बोला है, विष्णुगुप्त ने अपने अर्थशास्त्र में बोला है कि भैया न्याय देने से पहले 4 बातों का ध्यान रखा जाता था। और न्याय देने से पहले बेटा जिन 4 बातों का ध्यान रखा जाता था वो क्या था? धर्म या कर्म, दूसरा व्यवहार, तीसरा चरित्र और चौथा शासन। याद हुआ? चलिए, हिमांशी जी कह रही हैं दोनों में आज अंतर पता चला। हाँ बिल्कुल कर सकते हो दीपक, बिल्कुल कर सकते हो आप, ओके बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, तो धर्म या कर्म, दूसरा व्यवहार, तीसरा चरित्र और चौथा शासन। तो विष्णुगुप्त के अनुसार न्याय देने से पहले 4 बातों का ध्यान रखा जाता था। अच्छा, अब हम यहाँ पर देखेंगे सैन्य प्रशासन। तो सैन्य प्रशासन में सैनिकों की 4 श्रेणियां थी सैनिकों की। ठीक है, जब आप सैन्य प्रशासन देखेंगे मौर्य काल में तो आप पाएंगे कि मौर्य काल में सैन्य प्रशासन में सैनिकों की 4 श्रेणियां थी, सैनिकों के 4 ऑर्डर थे। एक होते थे भैया जी आपके पैदल सिपाही, आपने देखा होगा जब कोई भी आपने हिस्टोरिक मूवी देखी होगी तो उसमें पैदल सिपाही होते हैं। फिर दूसरे ऐसे सिपाही जो घोड़े पर सवार होते हैं, तीसरे जो ऊंट पर सवार होते हैं और चौथे जो रथ पर सवार होते हैं। तो 4 प्रकार की श्रेणियां थी सिपाहियों की। सैन्य विभाग का प्रधान अधिकारी सेनापति हम सब जानते हैं, लेकिन सैन्य विभाग का प्रधान सेनापति है, लेकिन युद्ध में सेना का संचालन करने वाला, ठीक है, ये ध्यान रखना, युद्ध में सेना का संचालन करेगा तो वो क्या कहलाएगा? उस समय नायक कहलाएगा। ठीक है, युद्ध में सेना का संचालन करने वाला कौन है? नायक है। वैसे तो सैन्य विभाग का प्रधान अधिकारी सेनापति है, वैसे तो सैन्य विभाग का प्रधान अधिकारी सेनापति है, लेकिन जब वह युद्ध में सेना का संचालन करेगा तो वह नायक कहलाएगा, नायक कहलाएगा। आ रही है बात मेरी समझ में? बोलो, क्लियर हो रही है सभी को? जी, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। देखो, वेतन के आधार पर, ठीक है, वेतन के आधार पर बेटा सैनिकों की 2 श्रेणियां थी। जो वेतन मिलता था, वेतन के आधार पर सैनिकों की 2 श्रेणियां थी। एक तो थे जिनको हम कहते थे भृतभोगी। भृतभोगी का मतलब होता है भैया जो भाड़े के सैनिक हैं। भाड़े के सैनिक, अस्थायी सैनिक, मतलब जब इनकी जरूरत पड़ेगी तब इनको भर्ती किया जाएगा और पर डे के हिसाब से भैया इनको सैलरी दी जाएगी, पर डे के हिसाब से इनको वेतन दिया जाएगा। तो इनको, ठीक है, हम लोग क्या कहेंगे? ये होंगे आपके भृतभोगी। भृतभोगी का मतलब होता है, जी, भृतभोगी का मतलब होता है कि भाड़े के सैनिक हैं। भृतभोगी मीन सर क्या? भाड़े के सैनिक हैं, ये भृतभोगी हैं, भाड़े के सैनिक है, मतलब अस्थायी सैनिक है, अस्थायी सैनिक है। ठीक है, जब इनकी आवश्यकता पड़ेगी तभी इनसे काम लिया जाएगा, अन्यथा नहीं। दूसरे होते हैं आपके बच्चे जो स्थायी सैनिक हैं, मतलब जो नियमित वेतन भोगी हैं, जो नियमित वेतन भोगी हैं, ये स्थायी सैनिक होंगे, नियमित वेतन भोगी हैं, नियमित वेतन भोगी हैं दूसरे सैनिक। अभी जो नियमित वेतन भोगी सैनिक है उनको हम क्या कहेंगे बच्चे? ठीक है, तो इनको हम लोग बोलेंगे अनुशा, नहीं, ये भृतभोगी हो गए, ठीक है, और ये अनुशासनिक होंगे, अनुशासनिक, अनुशासनिक, ठीक है, इनको आप अनुशासनिक कहेंगे, अनुशासनिक, अनुशासनिक, ठीक है। तो अनुशासनिक सैनिक होंगे ये जो होंगे, ये स्थायी सैनिक होंगे, ये स्थायी सैनिक होंगे, इनको नियमित वेतन मिलेगा, ठीक है, पर मंथ सैलरी इनको मिलेगी, लेकिन ये ध्यान रखना ये भाड़े के सैनिक होंगे, अस्थायी सैनिक होंगे, और ये नियमित वेतन भोगी सैनिक होंगे। तो ये तो होंगे भैया जी नियमित वेतन भोगी सैनिक, और ये होंगे आपके, ठीक है, भाड़े के सैनिक। भाड़े के सैनिक बोले तो अस्थायी सैनिक,
अस्थाई सैनिक। आगे गुप्तचर विभाग बचे। गुप्तचर विभाग मतलब ऐसा विभाग बचे जो सूचनाएं एकत्रित करके राजा के या राजा के विश्वास पात्र व्यक्ति को बताता है। जो सूचनाएं एकत्रित करके या तो राजा को या फिर राजा के विश्वास पात्र व्यक्ति को बताते हैं, उनको गुप्तचर कहलाते हैं। देखो, गुप्तचर हर जगह होते हैं और हर समय काल में गुप्तचर रहे। और ये कहा जाता था कि जिस राजा की गुप्तचर व्यवस्था जितनी स्ट्रांग होगी, जिस राजा की गुप्तचर व्यवस्था बेटा जितनी स्ट्रांग होगी, ठीक है, वह उतने लंबे समय तक शासन करेगा, वह उतने बेहतर तरीके से शासन करेगा। चलिए, तो गुप्तचर विभाग का जो प्रधान होता था उसको महामात्य सर्प कहते थे। क्या कहते थे? महामात्याप सर्प। ठीक है, महामात्याप सर्प जो गुप्तचर विभाग का प्रधान है, मतलब आज की डेट में अगर आप ये कहो कि रॉ एजेंट है ना, तो उसको क्या कहेंगे? महामात्याप सर्प कहेंगे। और गुप्तचरी करने वाला जो व्यक्ति है, ये गुप्तचर विभाग का प्रधान है, प्रमुख है, ये रॉ एजेंट है, ये गुप्तचर विभाग का प्रधान है, प्रमुख है, ठीक है, जिसका नाम महामात्याप सर्प है, ये ध्यान रखना। लेकिन जो व्यक्ति जो गुप्तचर कर रहा है उसको हम लोग कहेंगे गूढ़ पुरुष। ठीक है, और ध्यान रखना, ठीक है, केवल ऐसा ही नहीं कि पुरुष गुप्तचरी करते थे, महिलाएं भी गुप्तचरी करती थी। और अगर मैं सच बात बताऊं तो पुरुषों से तो कहीं ज्यादा बेहतर गुप्तचरी करने में महिलाएं होती हैं। ठीक है, आप हमारे मोहल्ले की, अपने मोहल्ले की किसी भी आंटी से पूछ सकते हो कि किसकी लड़की किसके साथ जा रही है, उनको सब पता होता है। बात समझ में आ रही है ना? जी हाँ, तो गुप्तचरी करने वाले व्यक्ति को गूढ़ पुरुष, गूढ़ पुरुष, पुरुष और स्त्री दोनों हो सकते हैं, दोनों ही स्त्री करते थे। अब दो संस्थाएं होती थी गुप्तचर की, एक होती थी संस्था, दूसरी होती थी सचर। संस्था का मतलब होता है बच्चे जो एक ही स्थान पर रहकर गुप्तचरी करे उसे संस्था कहेंगे। जो एक ही स्थान पर रहकर गुप्तचरी करे उसको संस्था कहेंगे। संस्था मतलब ये राजा को, जो मंत्री परिषद है, उनके अधिकारियों के चरित्र के बारे में बताता था। जी पिंकी जी, ठीक है, तो एक ही स्थान पर रहकर जो गुप्तचरी करने वाले हैं उनको संस्था कहा जाता था। राज दरबार के कर्मचारियों के जो शौक है, ठीक है, इनके बारे में राजा को बताया जाता था कि राज दरबार के कर्मचारी किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। ठीक है, और ये ना केवल बच्चे बल्कि भ्रष्टाचार की सूचना भी देते थे। सचर का मतलब है जो घूम घूम कर गुप्तचरी करते थे, विदेशी राज्यों की भी गुप्तचरी करते थे, जो प्रांत है ना, प्रांतों की भी गुप्तचरी करते थे, उनको सचर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उनको सचर कहा जाता था, जो घूम घूम कर गुप्तचरी किया करते थे। ये ध्यान रखना, ये सभी स्थानों से सूचना को प्राप्त करते थे और फिर उसके बाद सूचना को प्राप्त करके बेटा ये राजा या राजा के विश्वास पात्र व्यक्ति को पहुंचाते थे। ये विदेशी मामलों की गुप्तचरी करते थे, जो प्रांतों के गवर्नर हैं उनकी गुप्तचरी करते थे। कहीं प्रांतों का गवर्नर किसी और दूसरे राज्य के राजा के साथ अपने संबंधों को तो स्थापित नहीं कर रहा, तो संस्था जो राज दरबार में रहकर ही गुप्तचरी कर रही है ना, तो एक ऐसा निकाय जो राज दरबार में रहकर ही गुप्तचरी करता है उसको हम संस्था कहते हैं। मतलब एक ही स्थान पर रहकर गुप्तचरी करने वाले को हम संस्था कहेंगे। राज दरबार के कर्मचारी के शौक, भ्रष्टाचार की सूचना, ये सारी चीजें। और सचर जो घूम घूम कर गुप्तचरी करते हैं उनको सचर कहते हैं। ये सभी स्थानों से सूचना ग्रहण करते थे, ठीक है, जैसे कि वैदेशिक मामले और प्रांतों के गवर्नर वगैरह ये सब। इसके बाद विशेष संवाददाता, ठीक है, उसको प्रतिवेदक कहते थे। विशेष संवाददाता का मतलब है कि किसी भी बच्चे राज्य की घोषणा को जो करने वाला व्यक्ति होता था, जैसे आज की डेट में आप देखते हो खबरों को जो पढ़ते हैं उनको संवाददाता कहते हैं, तो ऐसे मौर्य काल में जो राज्य की घोषणा को करता था, जो राज्य की घोषणा को आम जनता के सामने करता था, उसको हम प्रतिवेदक कहते थे, है ना, प्रतिवेदक। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पुलिस, तो पुलिस को रक्षण शब्द का, ठीक है, प्रयोग किया गया है, पुलिस। ठीक है, तो वो बोलता है कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में कि शांति व्यवस्था को स्थापित करने के लिए हमें रक्षण की आवश्यकता पड़ती है, मतलब पुलिस विभाग की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, एक यूनानी लेखक है जिनका नाम है एरियन, उन्होंने पुलिस को, मौर्य काल की पुलिस को ओवरसीयर्स कहा है। ठीक है, एक यूनानी विद्वान है जिनका नाम है एरियन। एरियन ने, ठीक है, ये ध्यान रखना है, एरियन ने मौर्य काल की पुलिस को क्या कहा है? एरियन ने मौर्य काल की पुलिस को ओवरसीयर्स कहा है। ठीक है, वही स्टेवो, ठीक है, वही स्टेवो, ठीक है, समझ के मेरे प्यारे बच्चे, स्टेवो कौन सा? ठीक है, जिसने पुलिस अधिकारियों को इंस्पेक्टर कहा है, पुलिस अधिकारियों को इंस्पेक्टर कहा है स्टेवो ने। चलिए, अरे स्टेवो जो चंद्रगुप्त मौर्य को पालीब्रोथस कहता है भैया, ये वही स्टेवो है जो चंद्रगुप्त मौर्य को पालीब्रोथस कहता है, प्लूटार्क एंड्रोकोर्स कहता है, जस्टिन सेंड्रोकोर्स कहता है। देखो, प्लूटार्क बताता है कि युवावस्था में चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर से मिला था। याद आ गया? बिल्कुल शुरुआत में मैंने ट्रिक बताई थी आपको। स्टेवो
पुलिस अधिकारियों को इंस्पेक्टर कहता है, ये ध्यान रखना है। स्ट्रेवो पुलिस अधिकारियों को इंस्पेक्टर कहता है, जो स्ट्रेवो है। ठीक है, एरियन नामक जो यूनानी लेखक है वह पुलिस को ओवरसीयर्स कहता है। एरियन नामक यूनानी लेखक पुलिस को ओवरसीयर्स कह रहा है। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में शांति व्यवस्था के लिए रक्षण पुलिस शब्द का प्रयोग किया गया और विशेष संबद्धता को प्रतिवेदक कहा गया है। जो विशेष संबद्धता है प्रतिवेदक। सर इतना कभी पढ़े ही नहीं जितना आपसे हम पढ़ पा रहे हैं। चलिए थैंक यू सो मच। चलिए तो इतना तक ठीक है, सब कुछ हमारे बहुत अच्छे समझ में आ गया। ठीक है, अब एक बार अगर हम इसको रिवीजन कर लेंगे है ना, तो सारी चीजें बहुत अच्छे से हमें क्लियर हो जाएंगी। सारी चीजें हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे ना। विशेष संबद्धता को प्रतिवेदक कहा जाता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में शांति व्यवस्था के लिए ठीक है पुलिस मतलब रक्षण शब्द का प्रयोग किया गया है। और एरियन नामक जो यूनानी लेखक है, एरियन नामक यूनानी लेखक पुलिस को ओवरसीयर्स कहता है। वहीं स्ट्रेवो जो है पुलिस अधिकारियों को इंस्पेक्टर कहता है। चलिए अब अर्थव्यवस्था के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे तो कृषि जो है वो कृषि प्रमुख व्यवसाय है। अर्थव्यवस्था के बारे में जब हम बात करेंगे तो इस काल में कृषि जो है कृषि प्रमुख व्यवसाय है। मौर्य काल में राज्य की आमदनी का प्रमुख स्रोत ही कृषि है। ठीक है, ध्यान रखना, इसलिए कृषि प्रमुख व्यवसाय है क्योंकि आमदनी का प्रमुख सोर्स ही कृषि है। अब जब आमदनी का प्रमुख सोर्स ही कृषि है तो ऑब्वियस सी बात है कृषि मुख्य व्यवसाय हुआ मौर्य काल में। ठीक है, अब कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार भूमि 4 प्रकार की है। मोस्ट इंपोर्टेंट, कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में बोलता है कि भूमि के 4 प्रकार होते हैं। भूमि 4 प्रकार की होती है। क्रस्ट, क्रस्ट भूमि का मतलब है ऐसी भूमि जिस पर खेती की जा सके। अक्रस्ट ठीक है, ऊसरा जिसको ऊसर या बंजर भूमि कह देते हैं, आपके गांव के आसपास होगी जिसको आप ऊसरा बोल देते होंगे। ठीक है, ऊसरा जिस पर फसल नहीं होती, जिस पर खेती बाड़ी नहीं होती, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, ऊसर भूमि कह देते हैं। अक्रस्ट है मतलब बंजर भूमि है, ऊसर भूमि है। अक्रस्ट मतलब बंजर भूमि है। ठीक है, अक्रस्ट भूमि है। क्रस्ट भूमि मतलब जिस पर कृषि की जाती है, कृषि योग्य भूमि है। स्थल भूमि, ऊंची भूमि, हाईलैंड। स्थल भूमि, ऊंची भूमि, हाईलैंड। और अदेव मात्रक भूमि, अदेव मात्रक भूमि का मतलब होता है कि ऐसी भूमि बेटा जिस पर बिना वर्षा के भी खेती हो सकती है। मतलब ऐसी भूमि जिस पर बिना वर्षा के भी खेती हो सकती है, मतलब कृत्रिम सिंचाई के साधनों से खेती होती है। मतलब कृत्रिम सिंचाई के साधनों से खेती होती है। तो ऐसी भूमि जिस पर कृत्रिम सिंचाई के साधनों से खेती होती है उसको अदेव मात्रक भूमि हम कहते हैं। बिना वर्षा के भी खेती की जाने वाली भूमि अदेव मात्रक भूमि कहलाती है। बिना वर्षा के भी खेती की जाने वाली भूमि अदेव मात्रक भूमि कहलाती है। अदेव मात्रक भूमि कहलाती है। क्या मेरी ये बात समझ में आई? तो बिना वर्षा के भी खेती की जाने वाली भूमि अदेव मात्रक भूमि कहलाती है। उम्मीद करता हूं कि यहां तक किसी को किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है रोहित जी? मोनिमा सिद्दीकी, पहली बार इतना मस्त पढ़ रही हूँ सर, ऐसा लग रहा है कि एलटी ग्रेड के बेस से मैं पीसीएस लेवल तक कर सकती हूँ। आप पीसीएस के प्रीवियस ईयर उठा के देख लो, एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ से बाहर नहीं मिलेगा। अब बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं जी। जीएस की क्लास रिकॉर्डेड पढ़ी है एलटी बैच में। ठीक है, आप देख लो जीएस की क्लासेस को रिकॉर्डेड है। लेकिन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी तो यहाँ पे पढ़ाया ही जा रहा है। तो बस आप इसको कर लो और जीएस के लिए आप करंट अफेयर कर लो, बस और कुछ मत करो। ठीक है, आप लोग एसएसटी वाले बच्चे जीएस में सब से मार्क्स लेकर आएंगे, है ना। अब बोलो भूमि के कितने प्रकार हैं? आप कहेंगे सर 4 प्रकार हैं। कौन? क्रस्ट मतलब जिस पर खेती हो सकती है, अक्रस्ट जो बंजर है। फिर तीसरी स्थल मतलब ऊंची भूमि, और चौथी अदेव मात्रक मतलब कृत्रिम सिंचाई साधनों से, ठीक है, जिस पर खेती होती है, मतलब बिना वर्षा के भी जिस पर खेती की जा सकती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अदेव मात्रक भूमि बोलेंगे। बिना वर्षा के भी जिस पर खेती की जा सकती है ऐसी भूमि को। राज्य की भूमि को हम सीता भूमि, ये ध्यान रखना, राज्य की भूमि सीता भूमि। राज्य की भूमि की जो देखरेख करने वाला अधिकारी है वो सीता अध्यक्ष हो जाएगा, क्योंकि राज्य की भूमि सीता भूमि। और जो राज्य की भूमि की देखरेख करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सीता अध्यक्ष बोलेंगे। सीता अध्यक्ष जो है वह दासों, कर्मचारियों और कैदियों की सहायता से खेती करवाता था। जो सीता अध्यक्ष है, सीता अध्यक्ष जब खेती कराता था तो वह दासों का, कर्मचारियों का और कैदियों की सहायता लेता था। तो वे दासों, कर्मचारियों और कैदियों की सहायता से खेती करवाता था, सीता अध्यक्ष। ठीक है, राज्य की भूमि की देखरेख करने वाले अधिकारी को सीता अध्यक्ष कहेंगे। राज्य की भूमि की देखरेख करने वाले अधिकारी को
सीताध्यक्ष कहेंगे। राज की भूमि को हम लोग बेटा क्या कहेंगे? सीता भूमि कहेंगे। और ये जो सीताध्यक्ष है ये दासों, कर्मचारियों, कैदियों की सहायता से खेती करवाता था। अब करद कृषक, देखिए अब यहाँ पर करद, करद कृषक का मतलब क्या है? आज भी आप देखते हो ना गांव में बेटा बटाई पर खेती की जाती है जी, गांव में बटाई पे। हाँ बेटा जीएस में साइंस भी है, ठीक है ना। अब देखो गांव में क्या है, बटाई पर खेती की जाती है। तो जो बटाई पर, ठीक है, जो बटाई पर खेती करते थे राज की भूमि पर, मतलब एक हिस्सा सरकार का, राज्य का, और एक हिस्सा जो खेती कर रहे हैं उन लोगों का, तो इनको बटाईदार कहेंगे, ठीक है ना, बटाईदार। तो ऐसी ही खेती को बच्चे जो बटाई पर की जाती थी उसको करद कृषि कहते थे। क्या कहते थे? करद कृषि। और जो करद कृषि करते हैं उनको हम करद कृषक कहते थे, ठीक है। तो बटाई पर जो राज्य की भूमि पर खेती करते थे उनको करद कृषक कहते थे। उनको क्या कहते थे? करद कृषक कहते थे। ये ध्यान रखना, जो बटाई पर राज्य की भूमि पर खेती करते थे उनको करद कृषक कहा जाता था। अब यहां पर कंडीशन है, अगर बैल भी उसका, बीज भी उसकी, और सिंचाई भी उसकी, ठीक है ना, तो उससे 50% मतलब आधा राजस्व वसूला जाएगा। तो उससे 50% राजस्व वसूला जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूं, 50% राजस्व वसूला जाएगा। कब बच्चे वसूला जाएगा 50% राजस्व? ठीक है, बोलो भैया। बैल भी उसका, ठीक है ना, बैल भी उसका, बीज भी उसके, सिंचाई के साधन, मतलब सारे संसाधन उसके। बस जो भूमि है जिस पर वह खेती कर रहा है वो राज्य की है। तो भूमि जिस पर वह खेती कर रहा है वो तो राज्य की है। बाकी का सब कुछ किसका है? बोलो बेटा, बाकी का सब कुछ किसका है? बाकी का सब कुछ उसी व्यक्ति का है जो खेती कर रहा है। बाकी का सब कुछ उसी का है जो खेती कर रहा है, बस राज्य की भूमि है, बाकी सब कुछ उसी का है। तो जब वह राज्य की भूमि पर खेती करेगा तो 50% उसको राज्य को देना पड़ेगा इसी के लिए, है ना, 50%। और अगर वह बच्चे, ठीक है, साधन भी राज्य के प्रयोग कर रहा है, जैसे बीज, सिंचाई और सब कुछ राज्य के हैं, बीज राज्य के, बैल राज्य के, सिंचाई के साधन राज्य के, सब कुछ मेरे प्यारे बच्चे राज्य का है, तो ऐसी स्थिति में उसको जो है 75% राजस्व देना पड़ेगा, ठीक है। फिर उससे कितना? 75% राजस्व वसूला जाएगा उससे। ये बात आई समझ में? जी, ठीक है। अगर संसाधन राज्य के हैं तो 75% राजस्व वसूला जाएगा, अगर संसाधन राज्य के हैं तो। अब आगे बढ़ेंगे, निजी भूमि, ठीक है, ये ध्यान रखना। जी, आइए। जी, निजी भूमि, निजी भूमि से बेटा, निजी भूमि से बेटा, ठीक है ना, 1/6, 1/6 कर लिया जाता था, कभी कभी 1/4 भी। आमतौर पर सामान्यतः बचे जो टैक्स लिया जाता था 1/6 निजी भूमि से। अगर आप राज्य की भूमि पर खेती नहीं कर रहे, अपनी खुद की भूमि पर खेती कर रहे हो, निजी भूमि पर, तो निजी भूमि पर खेती करने पर आपसे 1/6, ठीक है, आपसे 1/6 रेवेन्यू लिया जाएगा, राजस्व लिया जाएगा, ठीक है ना। अर्थशास्त्र में बेटा भूमि के स्वामी को हम क्षेत्रक कहते थे, भूमि का स्वामी क्षेत्रक, ठीक है। जैसे आज अगर आपके पास भूमि है तो आपको उस भूमि का मालिक बोल देते हैं, ठीक है साहब, कि ये जैसे साठा है, दबहुआ है, ठीक है, इस तरह के खेतों के नाम होते हैं हमारे यहाँ पश्चिमी यूपी में, है ना। तो भैया जी कौन है इसका, ठीक है, कुआ वाला खेत है, ऐसे करके विभिन्न खेतों के नाम होते हैं। तो भैया इसका मालिक कौन है? मालिक कहते हैं ना। उस समय भूमि के स्वामी को क्षेत्रक कहते थे, उस समय भूमि के स्वामी को क्षेत्रक कहते थे। प्रदीप पाल जी कह रहे हैं सर टाइपिस्ट पैसा लेता है फ्री में काम करता है? आज की डेट में कोई फ्री में काम करता है? ये बताओ आप, हैं? कोई बात नहीं। और सुमा कांत जी कह रहे हैं सर आपका टाइपराइटर ठीक नहीं है। कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे बच्चे, अब ये सारी चीज़ें हमें याद है। अब टाइपराइटर ठीक भी ना हो, हम कौन सा वैसे बेटा रोजाना पीडीएफ से पढ़ाते हैं, ठीक है, हम ऐसे ही पढ़ा रहे होते हैं, लिख लिख के सारी चीज़ों को पढ़ाते हैं। फिर भी उसने बेचारे ने इतनी हेल्प तो कर ही दी कि आपका भी समय बच रहा है, मेरा भी समय बच रहा है, और समय ही एक बलवान है, समय ही सब कुछ होता है।
है ना। तो भूमि के स्वामी को हम लोग क्या कहते हैं, चित्रक कहते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार काश्तकार के लिए उपवास शब्द का प्रयोग किया गया है। काश्तकार जो होगा, काश्तकार समझ के बच्चे, शिल्पकार, काश्तकार, उसके लिए उपवास शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब ध्यान रखना, दो अभिलेख हमको मिले हैं साहगोरा, बस ध्यान रखना, साहगोरा गोरखपुर से, महास्थान बंगाल से, बस इतना ध्यान रखना। साहगोरा जो मिला है वो गोरखपुर उत्तर प्रदेश से मिला है। साहगोरा अभिलेख हमेशा ध्यान रखना है, साहगोरा अभिलेख जो है वह गोरखपुर उत्तर प्रदेश से मिला है। साहगोरा अभिलेख गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। शाहगोरा अभिलेख जो है बेटा वह गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, और महास्थान मतलब बोगरा पश्चिम बंगाल से मिला है। इन दोनों अभिलेख में इस बात की पुष्टि हुई है कि मगध में अकाल पड़ा था और अकाल के समय राज्य ने अपना अनाज वितरण किया था। आपको पता है मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था, और चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु का शिष्यत्व ग्रहण करके जब श्रवण बेलगोला चले गए और 12 वर्षों तक, है ना। तो ये तो क्लियर है, शाहगोरा और महास्थान दो ऐसे अभिलेख हैं, दो ऐसे ठीक है स्क्रिप्ट है जो ये बात बताती हैं कि हाँ भाई वहां पर दुर्भिक्ष मीन्स अकाल पड़ा था, वहां पे अकाल पड़ा था। लेकिन मेगास्थनीज कहता है कि नहीं भाई, ठीक, मगध में कोई अकाल नहीं पड़ा। मेगास्थनीज, अब मेगास्थनीज की बात को मैं क्यों गलत मान रहा हूँ, क्योंकि मेगास्थनीज केवल 6 सालों तक मगध में रहा है, और जितने सालों तक वह मगध में रहा मेगास्थनीज, हो सकता है कि भाई उतने सालों में अकाल ना पड़ा हो, उससे पहले पड़ा हो या उसके जाने की बात पड़ा हो, है कि नहीं। मेगास्थनीज मना करता है, तो मेगास्थनीज का मना करेगा तो हम भाई ऑब्वियस सी बात है वो 6 साल ही तो रहा है केवल। लेकिन कौटिल्य बोलता है कि मगध पर अकाल पड़ा था, तो चंद्रगुप्त मौर्य तो बिल्कुल शुरुआत से हैं भाई। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही कहीं ना कहीं मौर्य राजवंश, सॉरी मतलब कौटिल्य, माफ करना, कौटिल्य तो बिल्कुल शुरुआत से ही है। कौटिल्य के चेले चंद्रगुप्त मौर्य साहब ने ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना की है, और चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर बिंदुसार के समय तक देखिए कौटिल्य प्रधानमंत्री बने रहे। तो भाई अगर वो लिखेंगे तो उनके हम किसी भी ठीक है लिखी गई बात को ज्यादा प्रमाणिक मानेंगे, उनके द्वारा लिखी गई किसी भी बात को ज्यादा प्रमाणिक मानेंगे। इसके पीछे रीजन है, क्यों, क्योंकि वो शुरू से लेके और बिंदुसार के समय तक वहां पर रहे हैं, तो इसलिए प्रमाणिक हमको माना भी जाना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना। भाग, निजी भूमि से जो राजस्व वसूल किया जाता था उसको भाग, ये भू राजस्व की कैटेगरियां हैं। ठीक है, ये सभी क्या है, भू राजस्व की कैटेगरियां हैं, ये सभी भू राजस्व की कैटेगरियां हैं। ये सभी भू राजस्व की कैटेगरियां हैं। सबसे पहले है बच्चे भाग। भाग क्या है, जो निजी भूमि से जो भू राजस्व वसूल किया जाता था, निजी भूमि से वसूल किए जाने वाले भू राजस्व को भाग कहते थे। अजय गोरखपुर में शाहगोरा, ठीक है ना, और महास्थान बोगरा, बोगरा बंगाल। मोहम्मद जी कह रहे हैं सर पीडीएफ बहुत लॉन्गर जा रहा है। नहीं, पीडीएफ बिल्कुल शॉर्ट में लिखा हुआ है बेटा, ये नहीं कह सकते कि लॉन्गर जा रहा है, गलत बात, ये नहीं चलने दूंगा मैं तुम्हारी बात, ये तुम्हारी गलत बात है। ठीक है जी। अब भू राजस्व की कैटेगरियां, भाग, जो निजी भूमि से भू राजस्व वसूल किया जाता है, निजी भूमि से वसूल किए जाने वाले भू राजस्व को क्या कहते हैं, भाग। सीता, जो राज की भूमि से वसूल किया जाता है भू राजस्व को क्या कहते हैं, सीता। बलि, जो धार्मिक उद्देश्यों के लिए कर वसूला जाता है, बलि। विष्टि, जो बेगार के रूप में कर लिया जाता है, ठीक है, उसको विष्टि कहते हैं, जो बेगार के रूप में लिया जाता है। ठीक है दीपक, चल जाएगी बेटा, तो उसको बिस्टी, तो बिस्टी, ठीक है, एक बार मेरे साथ साथ बोलो, बिस्टी जो बेगार के रूप में लिया जाने वाला कर है, विस्टी। विस्टी जो बेगार के रूप में लिया जाने वाला कर है वो विस्टी। बलि जो धार्मिक उद्देश्यों के लिए वसूल किया जाता है वो बलि। ठीक है, सीता जो राज की भूमि से वसूल किया जाता है वो सीता। ठीक है ना, और इसके बाद भाग, जो निजी भूमि से राजस्व वसूला जाता है उसे हम क्या कहते हैं, भाग कहते हैं। तो भाग निजी भूमि से, सीता राजकीय भूमि से, बलि धार्मिक उद्देश्यों के लिए, विष्टि वेगार के रूप में, है ना। आइए, हिरण्य, ऐसा टैक्स जो कैश में लिया जाता है, ठीक है, ऐसा टैक्स जो नगद रूप में लिया जाता है उसको हम क्या कहेंगे, हिरण्य कहेंगे। हिरण्य कहेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, जो नगद के रूप में वसूल किया जाता है उसको हम क्या कहेंगे, हिरण्य कहेंगे, नगद के रूप में वसूल किया जाता है। प्रणय, जो संकट काल में लिया जाता है,
जो संकट काल में लिया जाता है, ठीक है, उसको हम प्रणय कहते हैं। जो संकट काल में लिया जाएगा उसको प्रणय बोलेंगे। तो नगद के रूप में जो लिया जाता है उसको हिरण्य कहेंगे। जो नगद के रूप में लिया जाता है उसको हिरण्य कहेंगे। फिर से बोल रहा हूँ, जो नगद के रूप में लिया जाता है उसको हम हिरण्य कहेंगे। प्रणय जो संकट काल में लिया जाता है उसको प्रणय कहेंगे। और रज्जु होता है, रज्जु का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे, अगर लेखपाल या पटवारी आया और लेखपाल या पटवारी ने आकर, ठीक है, तुम्हारी भूमि की नाप की, लेखपाल या पटवारी साहब आए और लेखपाल या पटवारी साहब ने आके आपकी भूमि की नाप की, ठीक है, तो नाप किससे करते हैं? रस्सी से। रस्सी को बोलते हैं रज्जू, ये ध्यान रखना। तो इसलिए ये ट्रिक भी है, इसलिए ट्रिक भी है। तो वो जो कर दिया जाएगा, ठीक है ना, राज्य को भूमि की पैमाइश के बदले, उसको रज्जू कहेंगे। हाँ, बहुत अच्छे। देखो, प्रणय प्रलय के समय, बहुत अच्छे। प्रलय के समय प्रणय, तो मतलब प्रलय मतलब संकट काल के समय, बहुत अच्छे। हिरण्य मीन्स जो नगदी के रूप में दिया जाता है, ऐसा टैक्स। आगे, मौर्य काल में मुद्रा बेटा 3 प्रकार की थी, ठीक है, ये बहुत, ठीक है, महत्वपूर्ण है। मुद्रा वाला जो टॉपिक है बहुत ज्यादा। मौर्य काल में मुद्रा 3 प्रकार की थी, सुवर्ण या सोना, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। सोने की मुद्रा को सुवर्ण कहते थे, ये ध्यान रखना, ठीक है, और निष्क भी कहा जाता था, निष्क भी कहा जाता था। तो सोने की मुद्रा को, जो सोने की मुद्रा थी उसको सुवर्ण और निष्क कहा जाता था, सुवर्ण या निष्क कहा जाता था। सोने की मुद्रा को सुवर्ण या निष्क कहा जाता था। आ रही है मेरी बात समझ में? सुवर्ण या निष्क कहा जाता था सोने की मुद्रा को। तो भैया सोने की मुद्रा को सुवर्ण या निष्क कहा जाता था, सोने की मुद्रा को सुवर्ण या निष्क कहा जाता था, सोने की मुद्रा को, ठीक है। चांदी के सिक्कों को बेटा पण या धरण, ठीक है, कुछ भी आप कह दो, ठीक है, 2 चीज है, पण या धरण। चांदी के सिक्के को तो ऐसे ही मैं लिख देता हूं, चांदी के सिक्के को पण या धरण। पण कह दो चांदी के सिक्के को, या फिर धरण कह दो। तो चांदी के सिक्के को पण या धरण कहा जाता था, चांदी के सिक्के को पण या धरण कहा जाता था, चांदी के सिक्के को। अब आया तांबा। तो तांबा के 2 सिक्के थे, तांबा का बड़ा सिक्का और तांबा का छोटा सिक्का। तांबा का जो बड़ा सिक्का होता था बड़ी मूल्य का, उसको कहते थे मासक, बड़ी मूल्य का मासक। और जो छोटे मूल्य का होता था उसको कहते थे काकड़ी, काकड़ी, ठीक है। जैसे 10 रुपए का नोट, आपने वो देखा है जी? वो रील देखी होगी तुमने, बड़ी वायरल हो रही है। हाँ जी, ये 10 रुपए का बिस्किट कितने का दिया है जी? देखिए वो। तो बड़े मूल्य का जो सिक्का है उसको मासक कहेंगे, तांबे के बड़ी मूल्य के सिक्के को मासक, और तांबे के छोटे मूल्य के सिक्के को हम काकड़ी कहेंगे। प्लस मुद्राओं का निरीक्षण करने वाला अधिकारी रूप दर्शक, रूप दर्शक, रूप दर्शक जो मुद्राओं का निरीक्षण करता है, जो मुद्राओं को निरीक्षण करता है, मुद्राओं को निरीक्षण करने वाला अधिकारी रूप दर्शक है, ये ध्यान रखना, रूप दर्शक है। रूप दर्शक, ठीक है, क्लियर है? आइए, तो मुद्राओं का निरीक्षण करने वाला अधिकारी रूप दर्शक कहलाता है। लेकिन एकमात्र ऐसा राज्य, ठीक है, आपने देखा था बच्चे 5 प्रांत थे मौर्य काल में, ठीक है ना, 5 प्रांत थे आपका। और वो जो 5 प्रांत थे मैंने आपको बताया था बच्चे, वो 5 प्रांत, ठीक है, कौन कौन से थे? आपको उत्तरापथ, राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी, ठीक है, फिर प्राशी, राजधानी पाटलिपुत्र, अवंती उज्जैन, और आपका एक था कलिंग, तोसली राजधानी थी। 5 प्रांत थे। तो इन 5 प्रांतों में से केवल तक्षशिला ही ऐसा था जिसको खुद अपनी मुद्रा जारी करने का राइट था। केवल तक्षशिला ही ऐसा था जिसको खुद अपनी मुद्रा जारी करने का अधिकार था। एकमात्र स्वशासी निकाय जिसको अपनी मुद्रा जारी करने का अधिकार प्राप्त था, वह कौन था? वह तक्षशिला था, एकमात्र स्वशासी निकाय।
सही कह रही हो श्रेया बेटा, ठीक है। तो एकमात्र स्वशासी निकाय जिसको मुद्रा जारी करने का अधिकार था, तक्षशिला। अब हम बात करेंगे शिल्प के बारे में। शिल्प मीन्स, ठीक है, मतलब शिल्प मीन्स उद्योग आप कह सकते हैं। उद्योग आप ये कह सकते हैं कि उद्योग तो हो गया मेरे प्यारे बच्चे शिल्प का, ठीक है ना, एक ठीक है ना, शिल्प का एक तैयार वर्जन, उसको उद्योग कहेंगे। उद्योग से पहले की जो अवस्था है उसको शिल्प कहते हैं। उद्योग से पहले की अवस्था, तो शिल्पियों का संघ होता था और शिल्पियों के संघ को श्रेणी कहा जाता था। शिल्पी जैसे, ठीक है, चर्मकारों का, जैसे कि चर्मकारों की एक श्रेणी है, जैसे चर्मकारों की एक श्रेणी है, जैसे कि हिरण्यकारों की एक श्रेणी है, जैसे कि तक्षमण की एक श्रेणी है, ठीक है ना, जैसे कि सुवर्णकारों की एक श्रेणी है, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से मैं बता रहा हूं। तो आप भी आज आप चले जाओ अपने कस्बे में, आप देखोगे कि ज्वेलर्स का अपना एक संघ होगा, परचूनी वालों का अपना एक संघ होगा, कपड़ा व्यापारियों का अपना एक संघ होगा, ठीक है। इस तरह से होता है मेरे प्यारे बच्चे। तो शिल्पियों का, जितने भी शिल्पी होते थे उनका अपना एक संघ होता था, संघ को श्रेणी कहते थे। अब जैसे मान के चलिए कि दो दुकानदारों में किसी भी प्रकार की कोई लड़ाई हो गई, है ना भाई, दो दुकानदारों में हो सकती है, ठीक है, मतभेद हो सकते हैं बच्चे, कोई लड़ाई हो सकती है किसी भी गुड्स वगैरह को लेकर, तो वे श्रेणी न्यायालय होते थे। ये ध्यान रखना, क्या होते थे बच्चे, श्रेणी न्यायालय। और श्रेणी न्यायालय के प्रधान को हम महाश्रेष्ठी कहते थे। श्रेणी न्यायालय के प्रधान को बच्चे क्या कहते थे, महाश्रेष्ठी कहा जाता था, श्रेणी न्यायालय के प्रधान को महाश्रेष्ठी कहा जाता था। तो श्रेणी न्यायालय के प्रधान को बेटा क्या कहा जाता था, महाश्रेष्ठी कहा जाता था श्रेणी न्यायालय के प्रधान को। ये बात आ रही है आप सभी को समझ में। तो श्रेणी न्यायालय का जो मुखिया था, श्रेणी न्यायालय का जो प्रधान था, उसको महाश्रेष्ठी कहते थे। उम्मीद करता हूं कि ये बात आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आई डोंट थिंक सो कि यहाँ तक किसी भी छोटे बहन भाई को किसी भी तरह का कोई भी इश्यू रहा होगा। देखिए क्लियर है। तो श्रेणी न्यायालय के मुखिया को, श्रेणी न्यायालय के प्रधान को महाश्रेष्ठी कहा जाता था। व्यापार से संबंधित श्रेणी प्रधान को बच्चे ज्येष्ठ कहा जाता था। व्यापार से संबंधित जो प्रधान था, ठीक है, उसको, व्यापार से संबंधित श्रेणी के प्रधान को श्रेष्ठ कहा जाता था। सॉरी, ज्येष्ठ नहीं, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ कहा जाता था, श्रेष्ठ कहा जाता था। तो जो व्यापार से संबंधित श्रेणी प्रधान था बच्चे, उसको श्रेष्ठ कहा जाता था। चलिए, हस्तशिल्प श्रेणी का अध्यक्ष प्रमुख कहलाता था और हस्तशिल्प श्रेणी का प्रधान ज्येष्ठक कहलाता था। हस्तशिल्प श्रेणी का प्रधान ज्येष्ठक कहलाता था, ज्येष्ठक। तो ये है भैया, है ना। शिल्पियों का संघ होता था, श्रेणी कहते थे। श्रेणी न्यायालय के मुखिया को महाश्रेष्ठी कहते थे। व्यापार से संबंधित श्रेणी के प्रधान को श्रेष्ठ कहते थे। देखिए, हस्तशिल्प का अध्यक्ष प्रमुख कहलाता था, हस्तशिल्प श्रेणी का प्रधान ज्येष्ठक कहलाता था, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद दो बंदरगाह थे मौर्य काल में। एक पश्चिमी तट पर, देखो, मौर्य काल में दो बंदरगाह थे। आप इस इमेज के साथ इसको बनाइएगा। दो बंदरगाह थे मौर्य काल में। एक था पश्चिमी तट पर भृगु कक्ष बंदरगाह, मतलब यहां पर ये वाला जो है, ये वाला जो बंदरगाह है, ये आपको भड़ौच या भृगु कक्ष बंदरगाह मिलेगा। भृगु कक्ष बंदरगाह या भड़ौच बंदरगाह, भृगु कक्ष बंदरगाह, या फिर मेरे प्यारे बच्चे भड़ौच बंदरगाह, ये वाला, ठीक है ना। दूसरा आपको मिलेगा सोपारा, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में। सोपारा बंदरगाह महाराष्ट्र के क्षेत्रों में। एक आपको मिलेगा यहां पर बच्चे तामलुक बंदरगाह, बंदरगाह बंगाल के क्षेत्रों में। तामलुक बंगाल के क्षेत्रों में, ये महाराष्ट्र के क्षेत्रों में मिलेगा। और ये आपको गुजरात के क्षेत्रों में मिलेगा, गुजरात के क्षेत्रों में मिलेगा। चलिए, ठीक है। इसके बाद सड़कों की देखभाल करने वाले अधिकारी को एग्रोनोम हुई। ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, ब्राह्मणों को राज्य की तरफ से भूमि अनुदान में दी जाती थी, उसको ब्रह्मदेया कहा जाता था बेटा, ब्रह्मदेया, ठीक है, उसको ब्रह्मदेया। तो ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी, ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को ब्रह्मदेया कहा जाता था।
ब्रह्मदेया कहा जाता था। ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि को मेरे प्यारे बच्चे क्या कहा जाता था? ब्रह्मदेया। तो वो भूमि जो ब्राह्मणों को अनुदान में दी जाती थी उसको ब्रह्मदेया के नाम से पुकारते थे, उसे ब्रह्मदेया कहते थे। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में शूद्रों को भी आर्य माना है। मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। जी हाँ, ये कौटिल्य साहब की मुख्य विशेषता है उनके अर्थशास्त्र की, कि उन्होंने शूद्रों को आर्य माना है और ये कहा है कि उनको अब दास नहीं बनाया जाएगा। जी, उनको दास नहीं बनाया जाएगा। तो शूद्रों को भी आर्य माना है और कहा गया है स्पेशली कि उनको अब दास नहीं बनाया जाएगा, उनको अब दास नहीं बनाया जाएगा। ठीक है ना। मेगस्थनीज ने समाज को 7 वर्गों में बांटा है। मेगस्थनीज का समाज 7 वर्गों का है। ठीक है, कौटिल्य ने सप्तांग बताए हैं, लेकिन मेगस्थनीज ने समाज को 7 वर्गों में बांटा है। 7 वर्ग कौन कौन से हैं? देखो, एक बात बताओ, किसी भी समाज में, ठीक है, जहां पर कृषि प्रधान देश है, क्योंकि प्रमुख व्यवसाय क्या है मौर्य काल का? कृषि है भाई। प्रमुख व्यवसाय क्या है मौर्य काल का? भाई आप बताएंगे मुझे। तो प्रमुख व्यवसाय मौर्य काल का कृषि है। ऑब्वियस सी बात है, हम सब लोग जानते हैं कि मौर्य काल का प्रमुख व्यवसाय ठीक खेती बाड़ी होता है। तो किसान तो होगा ही होगा, ठीक है, किसान। और किसान के साथ साथ बेटा पशुपालक भी होगा, किसान और पशुपालक दोनों होंगे। ठीक है, शिल्पी आपने देखे, कारीगर, जिनकी एक श्रेणी होती थी, श्रेणी का प्रमुख श्रेणी का प्रमुख ज्येष्ठक कहलाता था या फिर बच्चे श्रेष्ठ कहलाता था, और एक न्यायालय होता था, न्यायालय का प्रमुख महाश्रेष्ठी कहलाता था। तो मतलब श्रेणी भी होगी। एक कारीगर होंगे, शिल्पी होगी, कारीगर शिल्पी, योद्धा और सैनिक होंगे, योद्धा सैनिक। ठीक है, ये हमने देखा। पंडित आदमी भी तो होगा भाई, बिना पंडित के कैसे समाज चलेगा? क्यों पंडित जी? देखिए, पंडित भी होगा तो दार्शनिक भी होगा। बात समझ में आ रही है? ये तो क्लियर है। अब देखो, ओवरसीयर्स तो होंगे ही होंगे, निरीक्षक, जो पुलिस वगैरह को, ठीक है, चलाएंगे बेटा, ठीक है, जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। और साथ ही साथ नगरों में सभासद और पार्षद होंगे, नगरों में सभासद और पार्षद होंगे। तो आप मुझे बता दो, देखो, किसान होगा, किसान होगा, किसान के साथ पशुपालक तो आएगा ही आएगा। अब चूंकि भैया, ठीक है, शिल्पकार होंगे, उद्योग धंधा तो है ही। अब उद्योग धंधा है तो मेरे प्यारे बच्चे शिल्पकार तो होंगे ही होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, शिल्पकार होंगे। ठीक है, बिना शिल्पकारों के कैसे नगर चलेंगे? ये बात हम भी जानते हैं कि शिल्पकार होंगे ही होंगे। प्लस योद्धा और सैनिक भी होंगे। बिना और योद्धा और सैनिकों के एक राज्य की रक्षा कैसे की जा सकती है? और शांति व्यवस्था को स्थापित करने के लिए इंस्पेक्टर्स, निरीक्षक भी होंगे, पुलिस भी होगी। ये आर्मी है। युद्ध है, सैनिक क्या है? आज की हमारी आर्मी वर्तमान में। और ये क्या है? निरीक्षक क्या है भैया? निरीक्षक हमारे पुलिस डिपार्टमेंट है। ठीक है, और प्लस यहां पर आपको बता ही दिया कि सभासद होगा। ठीक है भैया, सभासद होंगे। और बिना पंडित के तो समाज चलता ही नहीं। दार्शनिक भी होगा, दार्शनिक होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा महिलाओं की स्थिति के बारे में हम बात करेंगे। मौर्य काल में महिलाओं की स्थिति क्या है? मौर्य काल में महिलाओं की स्थिति के बारे में क्या बोला गया है? बोला गया है कि संभ्रांत घर की जो स्त्रियां होती हैं, यहाँ पर यार मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि संभ्रांत घर की जो स्त्रियां होती हैं वो बाहर नहीं निकलती और उनको अनिष्कासिनी कहा जाता है। अनिष्कासिनी, अनिष्कासिनी, ये आ है। तो संभ्रांत घर की स्त्रियां बाहर नहीं निकलती, उनको अनिष्कासिनी कहा जाता है। ठीक है ना। और वो पर्दे में रहती हैं, और वो पर्दे में रहती हैं। पर्दा को ओलोधन कहा जाता है, और वो पर्दे में रहती हैं, पर्दे को ओलोधन कहा जाता है। संभ्रांत घर की स्त्रियां बाहर नहीं निकलती संभ्रांत घर की स्त्रियां बाहर नहीं निकलती, उनको अनिष्कासिनी कहा जाता है। पर्दे में रहती हैं, पर्दे को ओलोधन कहा जाता है। एक होता है अंतःपुर। अंतःपुर का मतलब है कि राजा का एक तरह का बच्चे प्राइवेट या फिर सीक्रेट रूम, अंतःपुर। ठीक है, जहाँ पे राजा युद्ध वगैरह से लौटते थे तो वहाँ पे बहुत सारी, ठीक है, सुंदर सुंदर महिलाएं होती थी, वो राजा की सेवा करती थी। अंतःपुर। तो अंतःपुर की देखरेख करने वाला अधिकारी इतिजक होता था। इतिजक, अंतःपुर। आमतौर पर यहाँ पर वही व्यक्ति रखा जाता था इतिजक में। इतिजक, जक, वही व्यक्ति रखा जाता था जो कि नपुंसक होता था। इतिजक, क्योंकि महिलाओं की देखरेख करने वाला अधिकारी है। अंतःपुर में महिलाएं जो राजा के रिलैक्सेशन के लिए हैं, जिसमें राजा की पत्नियां भी होती थी और भी कई सारी निकट संबंधी महिलाएं। इतिजक। ठीक है, वैश्यावृत्ति जो महिलाएं करती थी उनको रूपा जीवा। रूपा जीवा का मतलब है कि देखो, वैश्याएं क्या हैं? जो रूप के सहारे जीती हैं। ये बात ध्यान रखना।
मौर्य काल में आप देखेंगे कि रूप के सहारे जीवित रहने वाली महिलाओं को रूपा जीवा कहा जाता था, और रूपा जीवा वैश्याएं थी। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आज की डेट में आप सोशल मीडिया को देखो, लाइक इंस्टाग्राम और बहुत सारी चीज़ें, तो वहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे अकाउंट्स आपको ऐसे देखने को मिलेंगे कि जिन अकाउंट्स में कोई भी क्रिएटिविटी है ही नहीं, ठीक है, केवल व केवल वहाँ पर जो है वहाँ पर शरीर को जो है दिखाया गया है, जिसको आप कहेंगे कि अंग प्रदर्शन करना, इस तरह का काम करना, ठीक है। तो आप उसे क्या मानेंगे? कोई स्किल तो है नहीं अंगों का प्रदर्शन करना, ठीक है, सभी के पास अंग होते हैं। देखिए, ईश्वर ने इस सृष्टि में प्रत्येक जीव को अंग दिए हैं, और केवल अंगों का प्रदर्शन करके आप जो है, ठीक है, इनकम प्राप्त कर रहे हैं, आप आय कमा रहे हैं, तो एक तरह से आप रूप के सहारे जीवित रह रहे हैं। और जब आप रूप के सहारे जीवित रह रहे हैं तो आप, ऑब्वियस सी बात है, आप गणिका हैं, आप वैश्य हैं। और यही बात वास्तव में प्रेमानंद जी महाराज ने की थी। और एक वो प्रेमानंद जी महाराज, ठीक है, आप सभी को पता है वर्तमान में, ठीक है, हमारे भारत में हमारा सौभाग्य है कि एक ऐसे संत हैं, एक ऐसे संत हैं जिन्होंने, ठीक है ना, इस नई पीढ़ी को दिशा देने का काम किया है। वह पीढ़ी जो भटक चुकी थी, ठीक है, उसको वे दिशा दे रहे हैं, उसको सही रास्ते पे ला रहे हैं, और बहुत सारे लोगों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आ रहा है उनके सत्संग से, उनके भाषणों से। दूसरा, एक कथावाचक है अनिरुद्धाचार्य, वो हालांकि बहुत फनी वे में जो है कथा करते हैं लेकिन, ठीक है, उन्होंने भी कुछ इस तरह का ही जब वक्तव्य दिया, तो ठीक है, बहुत सारे ऐसे संगठन आगे आ गए जो अपने आप को सो कॉल्ड महिलाओं का हितैषी, ठीक है, बताते हैं, और उन्होंने इनके भाषणों का बड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि नहीं, ठीक है, ये गलत है तो अगर आप देखेंगे तो ये मौर्य काल में कौटिल्य लिख कर गए हैं, ठीक है। कौटिल्य ने, या आप जिनको कह सकते हैं कि विष्णुगुप्त या चाणक्य, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है अर्थशास्त्र, ठीक है। अर्थशास्त्र को आप सभी की नॉलेज के लिए बता दूं, भारत की सबसे प्राचीनतम पॉलिटिकल बुक माना जाता है। उसकी तुलना अरस्तु के पॉलिटिक्स से और मैकियावेली के प्रिंस से की जाती, इतनी महान रचना है वो, उसमें लिख कर गए हैं ये बात। तो अब तो आप सही मानेंगे ना इसको? जी। ठीक है, तो वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को रूपा जीवा, रूपा जीवा मतलब जो रूप के सहारे जीवित रहती हैं, ऐसी महिलाओं को हम रूपा जीवा कहते हैं। और जो कलाओं में निपुण, जो कलाओं में निपुण रूपा जीवा हैं, उनको गणिका कहा जाता था। ठीक है, कलाओं में, कितनी कलाओं में? 64 कलाओं में, ठीक है, 64 कलाएं बोली गई, 64 कलाओं में तो 64 कलाओं में जो निपुण, ठीक है ना, गणिकाएं होती हैं, 64 कलाओं में निपुण गणिकाओं को हम लोग क्या, ठीक है, रूपा जीवा, मतलब ऐसी रूपा जीवाओं को किस नाम से? गणिका के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, दास, अगर हम मेगस्थनीज की इंडिका के बात में बात करें, तो मेगस्थनीज की इंडिका में लिखा है कि दास होते ही नहीं थे। मेगस्थनीज ने मना कर दिया कि मौर्य काल में दास व्यवस्था थी ही नहीं, मौर्य काल में दास प्रथा थी ही नहीं। सर, कट्टरपंथी महिलाएं आप पर केस कर सकती है, कोई बात नहीं, मैं केस को सहन करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, अब जो लिखी हुई बात है मैं उसी को कोट कर रहा हूं यहाँ पर, और कोई नई बात तो मैं कह नहीं रहा। ठीक है, तो मेगस्थनीज की इंडिका के अनुसार मौर्य काल में दास नहीं थे। ठीक है, जबकि कौटिल्य बोलता है कि मौर्य काल में दास थे। कौटिल्य ने बोला है कि मौर्य काल में दास हुआ करते थे। ठीक है, तो आप किसको सत्य मानेंगे? मैंने बोला, जब मेगस्थनीज और कौटिल्य के बीच में क्लैसेस हों, ठीक है, जब दोनों के बीच में क्लैसेस हों, तो हम किसको सही मानेंगे? ऑब्वियस सी बात है, हम कौटिल्य साहब को सही मानेंगे। ठीक है, कौटिल्य साहब को। आइए, अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल, ठीक है, मौर्यों के बाद भारत में, ठीक है, जो एक लंबा समय काल रहा है, ठीक है, उसको हम लोग मौर्योत्तर काल के नाम से जानते हैं। ठीक है, मौर्यों के दो प्रकार के उत्तराधिकारी हुए मेरे प्यारे बच्चे, ये ध्यान रखना। मौर्यों के दो प्रकार के उत्तराधिकारी हुए, मौर्यों के दो प्रकार के उत्तराधिकारी हुए। एक हुए मौर्यों के जिनको हमने कहा देसी उत्तराधिकारी, एक हुए देसी उत्तराधिकारी, और दूसरे हुए विदेशी उत्तराधिकारी। ठीक है, एक देसी उत्तराधिकारी, दूसरे विदेशी उत्तराधिकारी।
देसी उत्तराधिकारियों में अगर हम बात करें तो कौन कौन है? ठीक है, सबसे पहले देसी उत्तराधिकारियों में ठीक है, मगध पर सुंग वंश है जो मौर्यों के वास्तविक उत्तराधिकारी बने। मगध पर सुंग वंश है। और सुंग वंश के बाद मगध पर कण्व वंश। सुंग वंश के बाद बेटा मगध पर कौन? कण्व वंश। बस ये बात ध्यान रखना, मगध पर। उसके बाद कलिंग में, कलिंग मतलब उड़ीसा का क्षेत्र बचे, कलिंग में महामेघवाहन वंश है। महामेघवाहन वंश है कलिंग मतलब उड़ीसा में। महामेघवाहन वंश है कलिंग उड़ीसा में। कलिंग उड़ीसा में बच्चे कौन सा वंश है? महामेघवाहन वंश है। ठीक है, क्लियर है? ये कलिंग में। तीसरा आएंगे हम दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में, और यहाँ पर दक्षिण भारत में एक नया राजवंश स्थापित होता है संभवतः। ठीक है, आप कह सकते हैं कि विंध्याचल के दक्षिण में सबसे पहला स्थापित होने वाला राजवंश है वह, और इसको बोला गया है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश। ठीक है, इसको आप प्रतिष्ठान, क्योंकि इनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। ठीक है, या पैठन थी इनकी राजधानी, प्रतिष्ठान या पैठन। इनकी जो राजधानी थी वह प्रतिष्ठान या पैठन थी। तो महामेघवाहन वंश, सभी प्यारे बच्चे इस बात पे ध्यान देंगे। ठीक है, महामेघवाहन वंश बहुत अच्छे से आपको समझना है। ठीक, कलिंग पर, ठीक है ना। और मगध पर आपका सुंग वंश, और सुंग वंश के बाद कण्व वंश। मगध पर सुंग वंश, मगध पर सुंग वंश, सुंग वंश के बाद फिर कण्व वंश, सुंग वंश के बाद बेटा कण्व वंश। ठीक है ना। कलिंग पर महामेघवाहन वंश, महामेघवाहन वंश को हम लोग चेदी वंश भी कह देते हैं। हम लोग चेदी वंश भी कह देते हैं। और दक्षिण भारत में सातवाहन वंश, ठीक है, जिसको आप प्रतिष्ठान या पैठन जिनकी राजधानी थी। मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल का मतलब होता है बेटा मौर्यों के बाद भारत में जिस काल का उदय हुआ उसको मौर्योत्तर काल के नाम से हम लोग जानते हैं। फिर उसके बाद बात करेंगे मौर्यों के विदेशी उत्तराधिकारी। मौर्यों के विदेशी उत्तराधिकारियों में बचे जो भारत में आक्रमण हुए हैं। ये विदेशी उत्तराधिकारी एक प्रकार के आक्रमणकारी हैं, आक्रमणकारी हैं जिन्होंने पश्चिम उत्तर भारत से भारत में आक्रमण किया। ठीक है, पश्चिम उत्तर से भारत पर आक्रमण किया, और फिर पश्चिम उत्तर से भारत में आक्रमण करने के बाद उन्होंने भारत में अपनी सत्ता स्थापित की। भारत में अपनी सत्ता स्थापित की, तो इनको हम लोग विदेशी आक्रमणकारी या विदेशी उत्तराधिकारी बोलेंगे। इनमें सबसे पहले आने वाले हिंदी यवन थे। हिंदी यवन, हिंदी यवन को हम लोग इंडो बैक्ट्रियन भी बोलते हैं, इंडो बैक्ट्रियन भी बोलते हैं हिंदी यवन को, या फिर इनको यूनानी भी बोला जाता है, यूनानी भी बोला जाता है। ठीक है, यूनानी बोला जाता है। दूसरे हिंदी यवन के बाद शक आए, शक को शीथियन भी बोला जाता है, सीथियन। उसके बाद फिर पहलव आए, पहलव को पार्थियन बोला जाता है, पार्थियन बोला जाता है। और उसके बाद फिर भैया जी कुषाण आए, कुषाण आए। ठीक है, ध्यान रखना। अब हिंदी यवन इंडो बैक्ट्रियन की भारत में दो शाखाएं आई। ठीक है, मतलब इनके दो उत्तराधिकारी आए। हिंदी यवनों की भारत में दो शाखाएं आई। सबसे पहली शाखा जो थी, ठीक है, वह डमिट्रियस के नेतृत्व में, डमिट्रियस एक शासक है जिसने भारत पर आक्रमण किया और तक्षशिला को अपनी राजधानी बना लिया। बड़ा बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। डमिट्रियस भारत पर आक्रमण किया, तक्षशिला पर अपनी राजधानी स्थापित कर ली, और उसका वंश डमिट्रियस वंश कहलाया। ये ध्यान रखना, उसका वंश डमिट्रियस वंश कहलाया। दूसरा जो उत्तराधिकारी हुआ वह यूक्रेटाइड्स हुआ। दूसरा जो उत्तराधिकारी हुआ वो यूक्रेटाइड्स हुआ, और उसका वंश जो है वह यूक्रेटाइड्स वंश कहलाया। ठीक है, यूक्रेटाइड का जो मतलब उसका वंश यूक्रेटाइड कहलाया। शक आया। ठीक है, शकों का जो संस्थापक था भारत में वो माउस था। माउस ने भारत में शक सत्ता की स्थापना की। पहलवों का जो संस्थापक था वह गोंडोफर्नीस था, गोंडोफर्नीस था, गोंडोफर्नीस। ठीक है, ये गोंडो है बेटा,
ये ध्यान रखना है, गोंडोफर्निस है, गोंडोफर्निस था। और उसके बाद कुषाण, कुषाणों की दो शाखाएं भारत में आई, और कुषाणों की जो दो शाखाएं भारत में आई, एक थी कुजल कडफिसस के नेतृत्व में, कुजल कडफिसस, और दूसरी कनिष्क के नेतृत्व में आई, दूसरी कनिष्क के नेतृत्व में आई। एक कुजल कडफिसस के नेतृत्व में आई और दूसरी कनिष्क के नेतृत्व में आई। ठीक है, अच्छा। अब मगध पर ये देखो, आप मगध पर जो सुंग वंश है, सुंग वंश का संस्थापक बेटा कौन है? पुष्यमित्र सुंग है। नाम तो आपने इसका सुना ही होगा, पुष्यमित्र सुंग। ये मगध पर सुंग वंश का स्थापक है पुष्यमित्र सुंग। पुष्यमित्र सुंग के बाद फिर उसका बेटा अग्निमित्र शासक बना, फिर और भी सुजेश शासक बने, फिर ठीक है, इसके अंतिम शासक की हत्या कर दी देवभूति की, किसने? वासुदेव ने। और फिर अगला जो शासक बना वासुदेव, तो इस वंश का संस्थापक वासुदेव है, कन वंश का संस्थापक। कलिंग का जो महामाई मेघवाहन वंश है, ये मैं संस्थापकों के नाम बता रहा हूँ, संस्थापक, ये ध्यान रखना, बस केवल आप अभी संस्थापक समझो, फिर मैं इसकी पूरी वंशावली बताऊंगा। तो जो कलिंग का महामेघवाहन वंश है, महामेघवाहन वंश का जो संस्थापक है, जो संस्थापक है वह महामेघवाहन ही है, जो संस्थापक है वह महामेघवाहन ही है, जो संस्थापक है। सातवाहन वंश जो है बच्चे, सातवाहन वंश का जो संस्थापक है वह शिमुक या सिंधुक है। सातवाहन वंश का जो संस्थापक है, सातवाहन वंश का संस्थापक बेटा सिमुक या सिंधुक है। कौन है? सिमुक या सिंधुक है, सातवाहन वंश का संस्थापक जो। तो ये मौर्योत्तर काल है। ठीक है, क्लियर है, ये बेटा मौर्योत्तर काल है। तो इतना आपने समझ लिया। अब कल फिर जो है ना, हम मौर्योत्तर काल के बारे में आगे पढ़ेंगे, इससे आगे कल पढ़ेंगे एक एक राजवंश के बारे में। मतलब मौर्यों के दो प्रकार के उत्तराधिकारी हुए, एक हुए बेटा देसी, दूसरे हुए विदेशी। देसी का मतलब है जो भारत के ही थे, तो वो देसी उत्तराधिकारी कहलाए जो भारत के ही थे। लेकिन जिन्होंने विदेशों से आके भारत में आक्रमण करके अपनी सत्ता स्थापित की, वह विदेशी उत्तराधिकारी कहलाए। विदेशों से आकर भारत में अपनी सत्ता स्थापित की, वह विदेशी उत्तराधिकारी कहलाए। ये चार हैं बेटा विदेशी उत्तराधिकारी। मैंने हर एक वंश का आपको संस्थापक बता दिया, हर एक वंश का संस्थापक बता दिया मैंने। लेकिन चूंकि ठीक है, अब हमारे पास समय है नहीं, इवन हम किसी भी एक राजवंश को कंप्लीट नहीं कर सकते, तो इसके लिए फिर हम कल इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, यूपीएसआई के लिए इनफ होगी, यूपीएसआई के लिए मोर देन इनफ होगी ये क्लास आपकी, मोर देन इनफ। ठीक है चलिए, ओके। तो फिर आप सभी से मैं विदा लेता हूं। अभी फिर थोड़ी देर बाद हम ज्योग्राफी की क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ और मस्त रहिए। ढेर सारा प्यार आप सभी को, ढेर सारा, ढेर ढेर सारा। ओके।